इस देश को बनाने में दो महान हस्तियों का प्रमुख रूप से नाम आता है। एक है अंबेडकर, दूसरे हैं गांधी। बाबा साहब ने कहा कि यदि मैं हरिजन हूँ तो आप हरिजन क्यों नहीं हैं? मुझे आपका उधार का नाम नहीं चाहिए। Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland. बाबा साहब का मानना था कि कहीं ना कहीं पार्टीशन का जो इशू है ये बाइनरी क्रिएट करता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और उसमें तमाम और दूसरे जो मुख्य मुद्दे हैं वो धराशायी हो जाते हैं। अंबेडकर नास्तिक थे या आस्तिक थे? वो केवल इमोशनल या एक रिएक्शन की तरह से धर्म को नहीं देखते थे, पॉलिटिकल इनिशिएटिव था। एक तबका है जो इस चीज को कहता है कि ओबीसीज के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ भी नहीं किया। आरक्षण होने के बाद भी तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर रहा है कि गांव जो है वो जड़ता के केंद्र हैं, इसलिए गांवों को उद्ध्वस्त कर देना चाहिए, उजाड़ देना चाहिए। ये बताइए कि बाबा साहब का जेंडर पे क्या थॉट था? किसी भी समाज की उन्नति की अवस्था का मापक मैं उस समाज की स्त्री की स्थिति को मानता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है, अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बिना बाबा साहब का नाम लिए, बिना अंबेडकर का नाम लिए राजनीति नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ न कुछ एक खास आइडियोलॉजिकल करंट है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर खुद हीरो वर्शिपिंग के खिलाफ थे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब का चेहरा नहीं था, ये बाबा साहब के विचार है, वो संवेदना है जो हर किसी को जाकर के टच करता है, हर उस व्यक्ति को जिसको भी अपनी अस्मिता पर खतरा दिखाई देता है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये शब्द हैं डॉक्टर BR अंबेडकर के, जिन्होंने इस देश को एक समृद्ध संविधान दिया। संविधान के साथ साथ उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई भी लड़ी और देश की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापा। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर का योगदान यहीं तक सीमित है? डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट के तौर पर कैसे थे? डॉक्टर अंबेडकर गांधी के बारे में क्या सोचते थे? उन्होंने क्यों महात्मा गांधी को महात्मा कहने से इनकार कर दिया? डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म के बारे में क्या सोचते थे? और आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर का क्या रेलेवेंस है? इन सारे सवालों का जवाब आज के हम मास्टर क्लास में देने आए हैं। और इस मास्टर क्लास में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, प्रोफेसर हरीश वानखेड़े फ्रॉम JNU, प्रोफेसर हेमलता माहेश्वर फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। प्रोफेसर हरीश वानखेड़े JNU में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में प्रोफेसर हैं। सिनेमा, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इनकी एक्सपर्टीज है। वहीं प्रोफेसर हेमलता डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में प्रोफेसर हैं। दलित लिटरेचर और वुमेन स्टडीज पर इनकी एक्सपर्टीज है और अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच की संस्थापक सदस्य भी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो प्रोफेसर हरीश, मैं चाहूंगी ब्रीफली आप डॉक्टर अंबेडकर को इंट्रोड्यूस करें। ये देखिए, एक बड़ा ये तो चुनौतीपूर्ण है जब आप कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपको कुछ संक्षेप में उनका विवरण करना है, तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जिस तरह का उनका एक जीवन रहा है, चाहे वो सिर्फ दलितों के प्रश्नों पर जिस तरह से बाबा साहब ने अपने काम किया, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल, एज अ स्कॉलर, एज अ विजनरी फॉर द लार्जर इंटरनेशनल गुड, इन तमाम परतों पर अगर जब हम बाबा साहब को देखते हैं तो एक बड़ा विद्वान आपको दिखाई देता है, और इसलिए कुछ संक्षेप में उनके बारे में बोलना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़ी दो तीन चीज़ें आपने रखी शुरुआत में, कि बाबा साहब को एक दलित चिंतक की तरह, महिला उत्थान के लिए, भारत के दर्शन के लिए, और भारत एक आधुनिक राष्ट्र कैसे बनेगा, इस रूप में भी देखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आज के तारीख में जिस तरह से बाबा साहब का एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आया है, तो इस दुनिया को बदलने के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या विचार थे, इस आधार पर भी बाबा साहब को आज की तारीख में देखने की जरूरत है। जी प्रोफेसर हरीश, हम अपने दर्शकों के लिए बस ब्रीफली आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और किस समय हुआ, बस उस बारे में बता दीजिए। छोटी सी बात है कि महू नाम का एक गांव है जो उस वक्त मिलिट्री कंटोनमेंट था। वहां पर उनके पिता और उनके दादाजी दोनों आर्मी में सूबेदार थे। उनके एक महार परिवार में उनका जन्म हुआ। 1891 को एक महार परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। और जितना हम लोग उनके बारे में पढ़ते, बताया जाता है कि
वो उस परिवार की 14वीं संतान थी, इसलिए कई बार उसको 14 रत्न के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन 14 बच्चों में केवल 4 ही बच्चे बच पाए और आम्बेडकर उसमें से एक थे। और सभी लोग जानते हैं कि जो परिवार था वो बाकी जो महार परिवार था उनसे अलग था, क्योंकि ये तीसरी पुश्त थी जिसमें उसके पहले पिताजी और दादाजी दोनों आर्मी में चूंकि सूबेदार थे, तो थोड़ा सी जो माली हालत थी वो बेहतर थी बाकी और परिवारों से, और इसीलिए माना जाता था कि चूंकि रामजी सूबेदार उनके पिता वो मिलिट्री में बड़े अहदे पर थे और शिक्षा को बहुत अच्छे से जानते थे, और इसलिए चाहते थे कि उनके बच्चे भी शिक्षा जरूर लें। और आप देखेंगे कि बचपन से ही उनके पिताजी ने उनको स्कूल भेजने के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी उनकी मेहनत हो सकती थी उन्होंने की। और चूंकि आम्बेडकर भी, बाबा साहब भी, रामजी आम्बेडकर भी बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे थे, तो उनको कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले। और पहली शिक्षा जो हम लोग सब जानते हैं कि एल्फिंस्टन स्कूल में हुई, और वहीं से उनका जो शिक्षा उनकी स्कूल में हुई, उसके आधार पर हम लोग सब लोग समझते हैं कि कोई आसान समय नहीं था। स्कूल में जिस तरह से हम लोग मानते हैं कि जो छुआछूत की जो बातें होती थी वो उस वजह से भी बाबा साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। स्कूल में माना जाता है कि उनको आम बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। स्कूल के बाहर दरवाजे पर अपनी खुद की चटाई लेकर आना पड़ता था और दरवाजे पर बैठना पड़ता था। स्कूल के अंदर जो पानी की व्यवस्था थी वहाँ पर बाबा साहब को पानी पीने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसे कई तरह के दिक्कतें बाबा साहब को स्कूल में पढ़ते वक्त आई। और जब बाबा साहब अपने बारे में लिखते भी, अपने स्कूल के जीवन के बारे में लिखते भी है, तब भी उसमें खास करके जो एक छोटा सा किताब बाबा साहब ने लिखा, वेटिंग फॉर वीज़ा, उसमें ये सारी चीज़ों पर बहुत संक्षेप में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से दिक्कतें उनको स्कूल के वक्त आई, चाहे वो बोर्ड पर जाकर लिखने की बात हो या फिर पानी पीने की बात हो या संस्कृत पढ़ने की जो इजाज़त हो। इन सारी चीज़ों में बाबा साहब को अपने स्कूल जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, और उससे जूझते हुए, चूँकि बहुत होशियार बच्चे थे, तो उससे जूझते हुए उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। और उसके बाद हम लोग सब जानते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ के एक बड़ी फेलोशिप की वजह से उनको BA के बाद बाहर जाने का मौका मिला। जी प्रोफेसर हेमलता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसा कि प्रोफेसर हरीश ने भी कहा कि स्कूल से ही उनको छुआछूत और जाति का अनुभव होने लगा, तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस है बचपन में उनके, जिस समय बाबा साहब को या डॉक्टर अंबेडकर को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि देश में जाति व्यवस्था या उस समय का जो भारत था, गुलाम भारत की जाति व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही है? जी, जो रेफरेंस आया वेटिंग फॉर वीज़ा, जी, इसमें ही जो बातें डॉक्टर साहब ने कही, इसके बाद मैं जोड़ना चाहती हूँ कि वो जो अपने पिता से मिलने जा रहे थे और जिस तरह का व्यवहार गाड़ीवान उनके साथ करता है कि जैसे ही जाति का पता चलता है उनको उतार दिया जाता है गाड़ी से, ट्रेन पानी की बात पीने को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ट्रेन से उतरने के बाद पिताजी समहाउ भूल गए और वो किसी तरह से, ये लोग छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे थे, तो वो उस गाड़ीवान को जैसे ही पता चला कि ये अस्पृश्य समाज से हैं, तो इन्होंने उनको उतार दिया। और वो कितनी ठंड में पानी के लिए भूखे प्यासे तरसते रहे, इस बात ने उनको एहसास दिलाया कि वास्तव में मतलब एक छोटा कोमल मन, एक बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई लिंग नहीं होता, पर ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से एक सोशल कंस्ट्रक्ट के माध्यम से वो फेस कर रहे थे, ये उन्होंने जाना। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ख़राब तो थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और वो जब लिखते हैं कि मैं बाहर जा कर के कैसे आधी ब्रेड खाता था और उसके बाद आधी अगले समय के लिए बचा करके रखता था, इससे आप उस संघर्ष को समझिए कि कोई एक व्यक्ति
स्कॉलरशिप होने के बाद भी बाहर जाकर के अपने आप को उस ज्ञान की दुनिया में बिठाने के लिए, उस ज्ञान की दुनिया में स्थापित करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा है। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं और नौकरी करते हैं, उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, उनको कोई घर नहीं दे रहा है रहने के लिए। जिस हॉस्टल में रहते हैं उसमें भी झूठ बोल करके उस पारसी हॉस्टल में रहना होता है उन्हें, और फिर वहां से वो जिस तरह से अपमान के साथ निकाले जाते हैं और फिर वो रोते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जिस तरह से बैठ करके रोते हैं, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि किस तरह से कोई ये व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपने आप को उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को मनुष्य बताने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। प्रोफेसर हरीश, मैं आपसे अब दूसरे डिबेट की ओर जाना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा डिबेट है कि इस देश को बनाने में दो महान हस्तियों का प्रमुख रूप से नाम आता है। एक है अंबेडकर, दूसरे हैं गांधी। लेकिन इन दोनों महान हस्तियों की आपस में नहीं बनती थी और कई ऐसे पॉइंट्स आए जहां पर इनके तकरार होते थे। मैं कुछ चीजें कोट करना चाहती हूं जहां पे उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बोला है, क्योंकि देश महात्मा गांधी, उन्होंने ये बोला कि गांधी हैज शोड रियल थैंक्स टू मी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आई रिफ्यूज टू कॉल हिम एज अ महात्मा, एज अ पॉलिटिशियन। तो आप इस पूरे जो डिबेट चल रहा है और हम उसको वर्सेस के तौर पे नहीं देख रहे हैं, पर इनकी जो आपसी असहमतियां थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कई लोग इसको संघर्ष की तरह भी देखते हैं और कई लोग इसको संवाद की तरह देखते हैं कि गांधी आंबेडकर संवाद है या संघर्ष है। तो आप जब वो 1927 के बाद का जो आंबेडकर है, खास करके इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को लेकर आंबेडकर जिस तरह सक्रिय हुए और ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो उनकी बातचीत हो रही थी कि डिप्रेस क्लासेस को आप लेजिस्लेटिव बॉडीज में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, खास करके सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, जिसको हम लोग माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उस पर जो असहमतियां गांधी जी ने दर्शाई उस वक्त, उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जहाँ पर आंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट के समर्थन में थे कि जिस तरह से मुसलमानों को, सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और बाकी तमाम तबकों को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसी की तर्ज पर डिप्रेस क्लासेस को भी मिलना चाहिए। और गांधी का मानना था कि ऐसा करने से एक हिंदू विभाजन हो जाएगा और उस विभाजन को टालने के लिए उस तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। तो और उसको लेकर एक बड़ा द्वंद्व था। अम्बेडकर मानते थे कि आप जो डिप्रेस कम्युनिटीज़ है, जो डिप्रेस क्लासेस है, जो दलित वर्ग है, उनकी समस्याओं को आप समझ नहीं रहे हैं और बिना रिप्रेजेंटेशन के, बिना पार्टिसिपेशन के इस तरह की बात करना कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा या उसमें विभाजन हो जाएगा, ये गलत राय है। और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि जो पूना पैक्ट का पूरा डिस्कोर्स है 1930 के बाद से लेकर लगातार, कि पूना पैक्ट में जो डिबेट आया कि अंबेडकर हमेशा से इस बात को मानते थे कि रिप्रेजेंटेशन से और सोशल जस्टिस के जो वैल्यूज़ है उसी के आधार पर नए देश की नींव रखी जानी चाहिए। और गांधी मानते थे कि नहीं, ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हिंदू मन जो है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बदलेगा, और उसी की आशा के आधार पर हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि जो पॉलिसी की वजह से एक खास करके स्ट्रक्चर बन जाएगा जातियों के बीच में, वो नहीं बनना चाहिए। और उसी की वजह से उनका एक विरोध हमेशा अंबेडकर के योजना को लेकर रहा। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि एक लंबा वो डिबेट जो चला है, खास करके गांधी जी का अनशन और अंबेडकर का कंटिन्यूस उसको लेकर एक जो कोशिश रही कि नहीं, गांधी और कांग्रेस को दोनों को डिप्रेस क्लासेस का क्यों रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, सेपरेट इलेक्टेड क्यों जरूरी है, ये समझा पाए, इसको लेकर एक लंबा डिबेट चला। और आप खुद देखेंगे कि अंबेडकर के साथ साथ जो अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए उस पूरे डिबेट में, खास करके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दोनों जगह पर आप देखेंगे कि अंबेडकर को कई बार बताया गया कि आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डिप्रेस क्लासेस के। वही अंबेडकर और गांधी सेकंड राउंड टेबल में कई भी रहे थे कि वो सही अर्थों में देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। और गांधी, तो ये अंबेडकर को क्यों कहा गया कि आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो तो आते ही थे उस समय के अनुसार अनटचेबल क्लास के।
बिकॉज क्योंकि वो उस वक्त जो क्लेम कर रहे, जो डिमांड उठा रहे थे, वो खास करके एक ऐसी डिमांड थी जिसके वजह से हिंदू बनाम जो अनटचेबल कास्ट है उसके बीच में एक डिबेट हो रही थी। और आप लोग देखेंगे कि उस वक्त का जो बड़ा डिबेट था कि वो खास करके हिंदू मुस्लिम जो विवाद था उसमें माना जाता था कि हिंदू एक मुश्त होना चाहिए, जैसे मुसलमान एक मुश्त है उसी तरह से हिंदू एक मुश्त है। और अंबेडकर की अगर अपनी पैरवी में सही साबित होते हैं तो हिंदू अपने आप बढ़ जाता है। और इसी के चलते हुए गांधी जी को समझ में आता था कि इस देश की रचना के लिए वो हिंदू एकीकरण बहुत जरूरी है। वही अंबेडकर मानते थे कि नहीं, जो हजारों साल की गुलामी है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम अब इस वक्त होना चाहिए। और इस तरह की जो नई रणनीति आ रही है, जो नई राजनीति आ रही है, खास करके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, अगर उसमें दलित इस वक्त भी पिछड़ जाएंगे तो उनके भविष्य का कोई भी रूप नया नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अंबेडकर लगातार उसको बोलते रहे कि बिना सेपरेट इलेक्टोरेट के, बिना स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के दलितों की लड़ाई आगे नहीं जा सकती है। और उसी के आधार पर ये बड़ा एक डिबेट उस वक्त हमको दिखाई दिया। प्रोफेसर हेमलता, जब भी अंबेडकर और गांधी की बात होती है, दो शब्दों का जिक्र होता है, दलित और हरिजन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, और इन दोनों को लेकर क्यों दोनों के बीच में हमेशा कंटेस्टेशन देखने को मिला है। इससे पहले कि मैं शब्द पर आऊं, इन शब्दों पर आऊं, मैं एक और ओवरव्यू करना चाहती हूँ इस डिस्कशन पर। देखिए, 1927 में महाड़ के चौदार तालाब में जल सत्याग्रह हो चुका है। और उस जल सत्याग्रह के बाद, जल सत्याग्रह क्या है? अस्पृश्यों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम मतलब वहाँ जानवर पानी पी सकता है, जानवर नहा सकता है, लेकिन मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। बात इसकी है। तो इसको काउंटर करने के लिए वो आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के बाद हुआ ये कि उसके पास में ही एक मंदिर है, वीरेश्वर मंदिर। उस मंदिर पर मतलब कि लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ये अस्पृश्य अब केवल चौदार तालाब तक नहीं रुक रहे हैं, ये लोग आगे जाकर के विश्वेश्वर मंदिर को भी अछूत करने के या उसमें भी घुसने के प्रयास में हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ा दंगा मचता है और ये बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इनकी पिटाई होती है, घायल होते हैं, वो कुछ जेल में बंद कर दिए जाते हैं। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ वो नाम लगे हुए हैं जो उस वक्त जेल गए थे। तो बाबा साहब जो हैं वो लगातार देख रहे थे कि चाहे गांधी जी पूरी, मैं कहती हूँ पूरी सहृदयता के साथ, अछूतों के साथ मानवीय व्यवहार बरतने की पैरवी कर रहे थे, पर उसी वक्त हिंदू समाज कर क्या रहा था जी। वो उन दोनों के बीच में एक फांक है। वो उस इतिहास को वो बार बार कहते हैं, बाबा साहब बार बार कहते हैं कि यदि मान लीजिए स्वतंत्रता शब्द की कीमत, वैल्यू जो स्वतंत्रता के आंदोलन में है वो नहीं समझ पाएंगे, जो इलीट क्लास था मोस्टली, यदि वो नहीं समझ पाएगा तो इनको वो स्वतंत्रता नहीं दे पाएगा। स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता के मूल्य को, स्वतंत्रता के अर्थ को पहले जानना अनिवार्य है, और उसके बाद जब हम स्वतंत्रता लेंगे तो वो एक समग्रता में वो स्वतंत्रता हमको मिल सकती है। ये उनकी बात थी। और गांधी जी का कहना था कि अपने लोगों को हम समझा सकते हैं, कभी तो हिंदू हृदय परिवर्तित होगा। ऐसा होता दिखाई डॉक्टर आम्बेडकर को नहीं दे रहा था, इसलिए ये विभाजन है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि हरिजन और दलित, हरिजन को यदि हम महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें, कर्नाटक के संदर्भ में देखें, तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि गांधी जी पूरी सहृदयता के साथ ईश्वर के जन उनको कह रहे हैं, ईश्वर की संतान कह रहे हैं। पर उस क्षेत्र में, कर्नाटक महाराष्ट्र के क्षेत्र में, हरिजन एक विशिष्ट वर्ग को कहा जाता है। ये देवदासी की संतानें हुआ करती जी जी जी। देवदासी कौन है?
और देवदासी की संतान कौन है? वो संतान जिसके पिता का पता ना हो। तो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। बाबा साहब ने कहा कि यदि मैं हरिजन हूं तो आप हरिजन क्यों नहीं है? आप भी खुद को हरिजन कहिए, तब इस शब्द की वैल्यू बढ़ती है। तो और दलित कहते ही ये पता चल जाता है कि किस तरह से सामाजिक परंपराओं की वर्षों वर्ष हजारों वर्षों की पीड़ा के साथ जो व्यक्ति जी रहा है, जिसका दलन किया गया है, जिसका दमन किया गया है, वो दलित है। तो मैं जब असर्ट कर रहा हूं तो मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ असर्ट कर रहा हूं। मुझे आपका उधार का नाम नहीं चाहिए। ये दोनों के बीच में अंतर है कि वो वाला हरिजन हमें नहीं चाहिए जो मुझे ग्लोरीफाई तो कर रहा हो पर मनुष्य होने का अधिकार नहीं दे रहा हो। दलित होते ही मुझे मनुष्य होने के अधिकार मिलते हैं। मैं उसके लिए लड़ाई बहुत सूझबूझ के साथ तैयार कर सकता हूँ। जी जी। अब हम एक और सोशल जस्टिस के मुद्दे पर आएंगे। अब आप सभी को पता है और कि संविधान जो है वो छुआछूत को बैन करता है, एबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 17 के अंदर। तो अनटचेबिलिटी बैन तो हो गई है, लेकिन अभी हम अगर कुछ केसेस को लेंगे तो 16 अगस्त 2022 को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र बस 9 वर्ष थी और उसने पीने के पानी का घड़ा छू लिया था, तो उसके टीचर ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। ये बस एक केस है, ऐसी ही कई केस हैं। 31 मार्च 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक और केस आया जहां पर 8 साल के बच्चे को इसलिए पिटा क्योंकि उसने भी पीने का पानी छू लिया था। और जब उसकी मम्मी और उसकी दादी उस मैटर में इंटरफेयर करने आए तो उन पर भी हमला किया गया और उस बच्चे को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया है। तो जब अनटचेबिलिटी बैन हो गया है तो हम ये सारे केसेस क्यों देख रहे हैं? और इस टाइम पर यदि डॉक्टर अंबेडकर रहते, प्रोफेसर हरीश, तो वो कैसा उनको लगता और वो इन सारी चीजों को कैसे परसीव करते? राइट, ये बड़ी होप थी बाबा साहब की भी और जो उस वक्त देश बना रहे थे कि आने वाले डेवलपमेंट और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से देश एक प्रगति की तरफ जाएगा और ये जो कुरीतियाँ है, सामाजिक जो कुरीतियाँ है, वो ध्वस्त हो जाएगी। ये होप केवल बाबा साहब की नहीं थी, जो भी उस वक्त संविधान निर्माण में शामिल थे सारे लोगों को ये होप था। लेकिन बाबा साहब का जो अंतिम भाषण है संविधान निर्माण के वक्त 26 जनवरी को दिया हुआ, वो लोग भी इसी बात को बड़े तरीके से वो एड्रेस करते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली तो हम लोग सही रूप में शामिल हो रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप में हम अभी भी उसी कंडीशन में खड़े हैं जहां 50 साल पहले खड़े थे। और जब तक सामाजिक और आर्थिक विषमताएं खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये देश बदल नहीं सकता है। तो आज जो आपने जितने केसेस दिखाए और आप खास करके जो शेड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट्स आती है हर साल, उसमें भी अगर देखेंगे तो हर साल लगभग 3000 से 5000 केसेस कास्ट एट्रोसिटीज देश के अंदर होती है। तो ये जो कंटिन्यूटी है कि एक तरफ आप ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, एक तरफ आप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ऑर्डर पर एक सशक्त देश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो की त्यों बनी हुई है। इसी में मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ बिल्कुल इन्हीं सारी बातों के साथ कि बाबा साहब ने बहुत थक हार कर ये भी कहा था कि गांव जो है वो जड़ता के केंद्र हैं, प्राचीन परंपराओं के केंद्र हैं, इसलिए गांवों को उद्ध्वस्त कर देना चाहिए, उजाड़ देना चाहिए। उन्हें लगा कि हम शहर तक बढ़ेंगे तो शायद हमारी जो कौटुंबीय परिवार से हम एकल परिवार की तरफ की यात्रा कर रहे हैं तो एक दूसरे की ज़रूरतें दूसरी तरह की होंगी, सामाजिक आर्थिक संबंध कुछ दूसरे तरह के होंगे, तो शायद हम ये बदल पाएंगे। पर अफसोस इस बात पर होता है कि हम 21वीं सदी के 26वें वर्ष को पार करते हुए ये देख रहे हैं कि सिएटल जैसी जगह में एंटी कास्ट बिल लागू हो रहा है। तो जो बाबा साहब का डर था कि ये मतलब मुझे ये कहने की अब इजाजत मिलनी चाहिए कि ये जो हिंदू समाज है ये जहां जाएगा अपनी जाति लेकर के जाएगा। प्रोफेसर हेमलता, मेरा नेक्स्ट सवाल है वो महिला रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो सबसे पहले आप ब्रीफली मुझे
ये बताइए कि बाबा साहब का जेंडर पे क्या थॉट था, डॉक्टर अंबेडकर का, और साथ ही साथ मुझे आप ये करंट जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट लागू होने की बात की जा रही है और उसमें एक सेक्शन जो है ओबीसी तबके की जो महिलाएं हैं वो इस बात से नाराज हैं कि हमें कोटा विद इन कोटा में जगह नहीं मिली है, तो क्या इस पे आप कहेंगी? पहले हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का हम उस पक्ष को जान लेते हैं कि जेंडर पे उनके क्या थॉट हैं। हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि किसी भी समाज की उन्नति की अवस्था का मापक मैं उस समाज की स्त्री की स्थिति को मानता हूँ कि वो स्त्री किस तरह से है, कि कितनी स्वतंत्र है, क्या वो अधिकार ले पाती है, क्या वो निर्णय ले पाती है, क्यों नहीं है ओबीसी स्त्रियों का उसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, क्या वो इस देश की स्त्री नहीं है, क्या उनको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है, क्यों हमने ये सब रोक रखा है, क्या मतलब हमारा नेतृत्व करता जो भी बड़ा घर का होता है हम मान के चलते हैं कि वो समदर्शी है, वो सबको एक जैसे देख रहा है, पर यहाँ तो हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी एक हिस्से की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, किसी हिस्से को कोई किसी भी तरह का लाभ नहीं दे रहा है। तो ये परेशानियां हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि कोटा विद इन कोटा होगा, मतलब आप देखिए कि आरक्षण होने के बाद भी तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर रहा है, किसी को मूंछ रखने के कारण मारा जा रहा है, कोई जूता पहन रहा है तो मर रहा है, किसी का घर बहुत अच्छा बन गया, मिर्चपुर, गोहाना, खैरलांजी, किस किस को याद कीजिएगा। उसके बाद आरक्षण का प्रावधान होने के बाद ये हाल है, तो जिसका आरक्षण नहीं होगा उसकी क्या स्थितियां बनेंगी। प्रोफेसर हरीश, एक बहुत बड़ा डिबेट ये भी है ओबीसीज के मुद्दे पे कि कई एक तबका है जो इस चीज को कहता है कि ओबीसीज के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ भी नहीं किया, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि आर्टिकल 340 जो संविधान का है और बाबा साहेब के चाहे रेजिग्नेशन की बात है, ये सब कैसे अटैच है? क्या इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा भी था? ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि उस वक्त जिसको हम लोग आज ओबीसी कहते हैं उस तरह का मापदंड अवेलेबल नहीं था बाबा साहब के समय में। उस तरह का ऑफ कोर्स बैकवर्ड क्लासेस की आइडियाज ऑफ कोर्स आ रही थी, लेकिन इस तरह सर एक सेकंड, संदर्भ है जी जो 1928 में मुंबई प्रांत काउंसिल जो है वहाँ पर बाबा साहब को इस समिति का सदस्य बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग समिति का। जी। वहाँ बाबा साहब ने अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया है, ये रेफरेंस है। जी। तो वही कि उस तरह से जो आज हम लोग 1990 के बाद खास करके मंडल आयोग के आने के बाद जो ओबीसी समाज को लेकर जो राजनीतिकरण हुआ है उस तरह की भूमिका उस वक्त नहीं थी, और इसलिए माना जाता है कि बाबा साहब जो राइट्स को लेकर कंसर्न थे, खास करके शेड्यूल कास्ट के राइट को लेकर एक कंसर्न उनके राइटिंग्स में और उनके काम में दिखाई देता है। लेकिन बाबा साहब समझते थे कि जाति का सवाल बड़ा सवाल है और दलितों के अलावा जो और बड़ा तबका है जिसको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू मिलना चाहिए, उसमें ओबीसी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब आप प्रावधान देखते हैं, खास करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं या और जितने प्रावधान देखते हैं, आपने 340 का जिक्र किया, उसमें भी बताया जाता है कि ये एक ऐसा कमीशन बनेगा जो ओबीसी की पूरी पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करेगा और उनके हकों के लिए क्या क्या और कोशिशें हो सकती है वो पूरी करेगा। तो उसके बाद उनके संविधान बनने के बाद आप देखेंगे कि लगातार गोपाल सिंह कमीशन हो या काका कालेलकर कमीशन हो या मंडल कमीशन हो, इन सारी कमीशंस का जो बेस आइडिया है वो बाबा साहब के संविधान से ही आता है, उस धारा 340 से ही आता है। और उसके बाद एक बड़ा डिस्कशन इस पर होता है कि देश के अंदर जो दलितों और आदिवासियों के अलावा एक बड़ा समूह है जिसको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उसका चिंतन होना जरूरी है। उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके उत्थान के लिए जो कार्यक्रम होना चाहिए उस पर बातचीत जरूरी है। और उसके बाद एक नई राजनीति हमारे देश के अंदर शुरू होती है और इसकी जो बुनियाद है वो हमको धारा 340 में दिखाई दी। प्रोफेसर हरीश, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप दोनों लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि अभी यूजीसी रेगुलेशन आया जिस पर आप देख सकते हैं कि बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं।
हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मार्च निकला, प्रोटेस्ट हुआ। ये रेगुलेशन 2012 के भी रेगुलेशन में एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस बार के रेगुलेशन में ये डिफरेंस आया कि SC ST के साथ OBC वर्ग को भी जोड़ा गया है। राइट। तो इस समय बाबा साहेब होते हैं तो कैसे इस रेगुलेशन को वो परसीव करते हैं? Right. क्या वो इसका वेलकम करते हैं या इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल कि आज का जो जिस तरह की यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह का वंचित वर्ग आ रहा है, उससे पता चलता है कि ऑफकोर्स SC ST OBC का बड़ा प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वो जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है वो सोशल जस्टिस के मुद्दों पर आधारित है। आप खुद देखेंगे कि खास करके जो अपॉइंटमेंट्स है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली द प्रोफेसर लेवल पर जो अपॉइंटमेंट्स है वो लगभग नहीं के बराबर है OBCs के लिए। वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो भी लगभग खाली है और OBC का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं। साथ में ये भी बताया जाता था कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं MPhil या PhD के लिए, उसमें भी खास करके जो पिछड़े तबकों से विद्यार्थी आते हैं उनको हमेशा इंटरव्यूज़ में कम मार्क दिए जाते हैं। तो ये सब जब नज़र में आता है तो माना जाता था कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो OBCs के जो खास नए तरह के प्रश्न उभर के आ रहा है उसको एड्रेस करे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन जनरल एक मैकेनिज्म अवेलेबल था और पुराना जो अध्यादेश था उसी के आधार पर करता था, लेकिन इन पिछले 20-25 सालों में OBC का जो पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी में बढ़ा है, लेकिन उनके जो प्रश्न है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल सहूलियत आपको दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए माना जाता है कि जो नया रेगुलेशन है कहीं ना कहीं OBC का ये जो बड़ा सवाल उभर के आया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी तक प्रोफेसर लेवल पर उनका पार्टिसिपेशन घटा हुआ है, नहीं बढ़ पा रहा है, या डिस्क्रिमिनेशन है, या हॉस्टल में जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है उसमें उनका नंबर कम होता है। तो ये जो तमाम तरह के इश्यूज़ है OBC से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, उसको एड्रेस करने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था। और ये जो नया अध्यादेश है कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करता था, और इसीलिए इसको लेकर आज की तारीख में एक इतनी जद्दोजहद बन रही है। इसलिए और बड़ा प्रॉब्लम भी इसीलिए वजह से बन रहा है कि OBC को डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरी की तरह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन चूंकि कई तरह के एग्जाम्पल्स आपको साफ साफ दिखाई देते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कि OBC भी उतना ही प्रताड़ित है जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और इसीलिए के लिए एक नया अध्यादेश होना चाहिए था, और ये UGC का अध्यादेश जो है उसको पूरा करता है। जी प्रोफेसर हेमंत, तो मैं उस सांस्थानिक प्रक्रिया पर सवाल लगा रही हूँ जो आप पूछ रही हैं कि बाबा साहब क्या करते। बाबा साहब इसकी तरफ इशारा करते कि न्यायपालिका किस तरह से इसकी तरफ सोचे, विधायी शक्तियाँ किस तरह से इस पर काम करें, क्या वो संवेदना हमको निर्मित करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी तरफ वो बार बार इशारा करते। और ये सारी चीजें हमको संविधान द्वारा प्रदत्त है, ये अलग से कुछ नहीं किया जा रहा है। भारत में दो तरह के प्रमुख रिलीजन थे। प्रमुख रिलीजन का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकली स्ट्रांग थे, अदरवाइज सारे रिलीजन इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुइज्म और इस्लाम। हिंदुइज्म को डॉक्टर अंबेडकर ने जाति वर्ण व्यवस्था की तरह और मनुस्मृति, जो महिलाओं की स्थिति हिंदुइज्म में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसको बहुत ही हर लेवल पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और जाति का मैटर अगर हम देखते हैं तो सिमिलर लेवल पर उन्होंने इस्लाम को भी क्रिटिसाइज किया है। उसमें भी अशरफ, अर्जाल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने एक कोट किया था जो कि इस्लाम को लेकर था कि इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड, रिगार्ड अ हिंदू एज हिज kith and kin. That is probably the reason why Maulana Muhammad Ali, a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jerusalem rather than in India. तो ये जो उनका स्टेटमेंट था, इसको आप आसान भाषा में हम लोगों को समझाइए कि क्यों उन्होंने ये चीज इस्लाम के ऊपर स्टेटमेंट दिया था। जी, संदर्भ पाकिस्तान से रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान का जो डिमांड मुस्लिम लीग लगातार, पाकिस्तान और पार्टीशन इन इंडिया, जी, किताब में इन्होंने जिक्र किया है। जी, तो जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है देश के अंदर, उसके आधार पर ही बाबा साहब इस्लाम पर अपना भाष्य कर रहे हैं। और इसलिए कि जिस तरह से बाबा साहब हिंदुइज्म को बहुत शार्पली क्रिटिसाइज कर रहा है, उनका मानना है कि सारे धर्मों में इस तरह की कुरीतियां है, इंक्लूडिंग इस्लाम।
लेकिन इस्लाम में के साथ साथ जो मिलिटेंसी या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सेशनिस्ट आइडिया आई थी खास करके पार्टीशन को लेकर, बाबा साहब उससे थोड़े से परेशान थे और उनका मानना था कि जो मूवमेंट बाबा साहब सोशल जस्टिस के लिए देश के अंदर चला रहा है, खास करके डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए, उसमें उनका बाबा साहब का मानना था कि कहीं ना कहीं पार्टीशन का जो इशू है वो हमेशा ये बाइनरी क्रिएट करता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और उसमें तमाम और दूसरे जो मुख्य मुद्दे हैं वो धराशायी हो जाते हैं। और इसीलिए जो क्रिटिक था कि दोनों के जो सोशल एलिट्स है वो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को लगातार बनाते रहते हैं और इसी की वजह से जो सामाजिक न्याय की जो समस्या है वो हम लोग बाहर नहीं लेकर आ पाते। और यही क्रिटिक का मेजर स्कोप था बाबा साहब का कि कहीं ना कहीं दोनों रिलीजन के बीच में तमाम तरह की कुरीतियां हैं जो हिंदू धर्म के अंदर है। जैसे आपने कहा कि जाति का प्रश्न मुसलमानों के अंदर भी बड़ा एक प्रश्न है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि अंदरूनी जो समस्या है मुसलमानों की वो बाहर नहीं आ पाती। उसी तरह के गांधी जी के लीडरशिप में जो नया एक हिंदू एसर्शन आ रहा था, उसमें भी आप लगातार देखते आ रहे हैं कि दलितों की समस्या हो या महिलाओं की समस्या हो और बाकी तमाम समस्या हो, वो हम लोग उसको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाते। और इसीलिए अंबेडकर का लगातार क्रिटिसिज्म इन जनरल रिलीजन को लेकर रहा है कि जब रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति होगी तब तक वहाँ की जो मुख्य समस्या है, जो अंदरूनी समस्या है, वो कभी बाहर आ नहीं सकती है। और इसलिए जो पार्टीशन का उस वक्त का डिबेट था कि हिंदू बनाम मुसलमान जो डिबेट था, उसको लेकर बाबा साहब बहुत ज़्यादा आशंकित थे कि ये कोई बहुत कमाल का डिबेट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी समस्या है देश की उसको अनदेखा करने की वजह से बाबा साहब ने एक बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त था। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि रिलीजन और उनकी बात हो गई, तो सिंपल सा छोटा सा सवाल था कि अंबेडकर नास्तिक थे या आस्तिक थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के लेटर स्टेज में बौद्ध धर्म को अपनाया, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाया? और सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि क्या वो आस्तिक थे या नास्तिक थे? भाई जो औरों की क्या ओपिनियन होगी मुझे नहीं पता, पर मेरे लिहाज से नास्तिक थे जी। यदि नास्तिक नहीं होते तो अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग जो 22 प्रतिज्ञाएं वो ग्रहण करते हैं। जो पहली ही प्रतिज्ञा है वो ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानने से इनकार करता हूँ। मैं राम और कृष्ण ने अवतार के रूप में जन्म लिया इसको मानने से इनकार करता हूँ। मैं दुर्गा काली को वो देवी मानने से इनकार करता हूँ। फिर उसके बाद वो किसी भी जगह पर बुद्ध के प्रति कोई पूजा भाव नहीं दिखाते हैं। उन 22 प्रतिज्ञाओं में वो ये कहते हैं कि मैं सच बोलूँगा, मैं ऐसा आचरण करूँगा। और आप फिर इस तरफ आ जाइए, बौद्धिज्म की तरफ आ जाइए, तो बौद्धिज्म में जो प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी क्या कहते हैं कि वो त्रिशरण पंचशील लेते हैं। तो वो त्रिशरण भी और पंचशील भी अपने आचरण को सुधारने की बात करता है। जैसे आप दूसरी आरतियां देखने जाएंगे तो उसमें किसी देवी की, देवता की प्रशंसा, उसकी पूजा, उसको कौन सा कपड़ा पसंद है, उसको कौन सा खाना पसंद है, वो प्रसाद पसंद है, इस पर बात होगी। पर बौद्धिज्म में ये बात होती है कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये सारा का सारा उन्होंने ये देखा कि किस तरह से ये मेरे मनुष्य बनने में और समाज को मानवीय बनाने में सहायक है। इसलिए वो बौद्धिज्म की तरफ आए और उन्होंने बुद्ध को उस नजरिए से देखा। उनकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो तमाम तरह की चीजें आ रही थी अब तक की, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने जीवन के 4 स्टेज देख करके संन्यास ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल काज है उनके लेने का। रोहिणी नदी का जल विवाद है जिसकी वजह से सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं। कोई तपस्या उपस्या करने वाला मैटर उसमें नहीं है। वो पूरी तरह से पूरे सचेत होकर के घर से, परिवार से अनुमति लेकर के जाते हैं कि मुझे संन्यास लेना है। ये बहुत लंबा किस्सा है, फिर कभी सही। जी प्रोफेसर हरीश, बस ये बुद्धिज्म वाले मुद्दे पे एक छोटा सा मैं आपका सवाल लेना चाहूंगी कि उन्होंने
क्यों एक रिलीजन का माध्यम चुना? बिना रिलीजन के भी तो रह सकते थे, क्योंकि उनकी, जैसा प्रोफेसर हेमलता ने बनाया, कि वो बुद्ध को भगवान के तौर पे नहीं मानते थे, एज अ गाइड के तौर पे उनको ट्रीट करते थे। तो बिना रिलीजन का सहारा लिए भी वो रह सकते थे। उनके साथ करीब 3 लाख लोगों ने हाँ जी। तो ऑफ कोर्स कि आधुनिकता ने ये सवाल बड़ा खड़ा करके रखा है, और जिसमें हम लोग मानते हैं कि उस वक्त क्या जो जिस तरह से दुनिया बदल रही थी, खास करके मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन दुनिया भर में चल रहे थे, और माना जा रहा था कि धर्म के खिलाफ जाकर एक आधुनिक दुनिया बनी सकती है, जिसमें एक रिलीजन विहीन समाज बनी सकता है। रिलीजन को हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, और इसलिए नास्तिकता एक बड़ा आयाम बनकर उभर रहा था उस वक्त। लेकिन अम्बेडकर चूंकि समझते थे कि दलितों के लिए जिस तरह का समाज बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक नैतिक आधार होना चाहिए, और जो मार्क्सिस्ट ट्रेनिंग है या जो क्लासलेस या रिलीजन विहीन समाज बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता का अभाव है। और बाबा साहब मानते थे कि कहीं ना कहीं रिलीजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो मानव को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और जो अवेलेबल रिलीजियस रिसोर्सेस है हमारे पास, खास करके हिंदू धर्म, उसमें नैतिकता का अभाव है। और इसीलिए उनका मानना था कि हम लोग अगर पीछे इतिहास में जाकर देखते हैं तो एक ऐसा सोर्स अवेलेबल है जो आपको, व्यक्ति को नैतिक बनाता है, और बुद्ध धर्म उसमें एक बड़ा विशाल माध्यम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब कोशिश करते थे कि उस गोल्डन एज को वापस से मॉडर्न टाइम्स में लेकर आए, जहाँ पर जो संवैधानिक नए कानून हम लोग ला रहे हैं, खासकर व्यक्ति को अनेक नए अधिकार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज उसके लिए सही रूप से तैयार हो। और माना जाता था कि जो जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां है, उसमें व्यक्ति तैयार नहीं है इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए। बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को तैयार करेगा, एक नई आइडेंटिटी देगा, और वो आइडेंटिटी जो है उसको बताएगा कि आप इतिहास में केवल अछूत नहीं थे, एक खास एक लिगेसी का एक पार्ट थे, एक इंटेलेक्चुअल लिगेसी का पार्ट थे। और उस लिगेसी के साथ जब आप आधुनिक समाज में जाएंगे तो हो सकता था कि आपको उस अधिकार में और उस अभिमान के साथ एंट्री कर पाए। तो बाबा साहब का एक, जैसे मैम ने कहा, कि एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, वो केवल इमोशनल या एक रिएक्शन की तरह से धर्म को नहीं देखते थे। उसका उपयोग आधुनिक समाज में नए लोगों के लिए किस तरह से हो पाएगा, इसके लिए बौद्ध धर्म को उन्होंने चुना। जी प्रोफेसर हरीश, 1 दिसंबर 2024 में गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है जिसने बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मतलब उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है, जिसके बाद हम देखें कि बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टियां जब संसद आई तो वो अंबेडकर का फोटो लेके आई, ब्लू और व्हाइट कपड़े पहनकर आए, जो भी सिंबॉलिकली डॉक्टर अंबेडकर को रिप्रेजेंट कर सकते थे उन्होंने किया। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल इस्तेमाल जो डॉक्टर अंबेडकर का हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? और ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी अपने बैनर पर एक साइड भगत सिंह को लगाते हैं तो एक साइड डॉक्टर अंबेडकर को लगाते हैं। बीजेपी भी जब पॉलिटिकल मंच से भाषण देते हैं तो उन्होंने भी कई बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषणों में डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हैं, उनके स्ट्रगल का जिक्र करते हैं। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी के जो अभी मुखिया हैं, उन्होंने भी कई बार डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया। जब कास्ट सेंसस की लड़ाई चल रही थी तभी भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बार जिक्र किया। तो क्या ये पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है या वाकई डॉक्टर अंबेडकर को हम मेन स्ट्रीम में अब ले आए हैं और एक समूह जो उनसे एसोसिएट करता है उनको हम रिप्रेजेंटेशन वाकई दे रहे हैं? राइट, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये जो पॉपुलैरिटी बाबा साहब की बनी है पिछले 2 या 3 दशकों में, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाबा साहब के बिना अगर राजनीति कोई भी करना चाहता है वो सही राजनीति नहीं होगी। तो ये जिसको हम लोग पॉलिटिकल करेक्टनेस कहते हैं, उसके लिए बाबा साहब आज की तारीख में ज़रूरी है कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं या इस देश को बनाने की बात करते हैं तो बाबा साहब के विजन के बिना ये देश नहीं बन सकता है। इसका पुरजोर
मुझे ख्याल से न्योता जो है वो आज की तारीख पे हमको दिखाई देता है कि लगभग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे रीजनल हो या नेशनल हो, बिना बाबा साहब का नाम लिए, बिना अंबेडकर का नाम लिए राजनीति नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ एक खास आइडियोलॉजिकल करंट है जो जिसके बिना आज की तारीख में बातचीत नहीं हो सकती। ये 90 के बाद का बदलाव है। मंडल आयोग के आने के बाद जो मंडल कमीशन से रिलेटेड जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है उसका बदलाव है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टी आई, उसकी वजह से एक बदलाव आया है। और देश भर में जो एट्रोसिटीज़ और अलग अलग प्रॉब्लम्स के वजह के खिलाफ जो आंदोलन लगातार चलते आ रहा है, उसका भी बड़ा प्रभाव आज के तारीख में देश की राजनीति पे है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है अम्बेडकर का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, जो आप देखेंगे 2 या 3 दशकों के पहले उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये एक मुझे लगता है एक पॉजिटिव लेवल पर ही हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आप को, हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि अपने आप को राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में दर्शाती है, उनके लिए भी आज एक बड़ी ज़रूरत बाबा साहब बन चुके हैं। और तमाम महाराष्ट्र में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, अम्बेडकर जयंती पर पॉलिटिकल पार्टीज तमाम तरह के बड़े प्रोग्राम करती है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करेक्ट एक अप्रोच है, सिर्फ दलितों को लुभाने के लिए बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विचारधारा के लेवल पर बात है उसमें भी बाबा साहब के बिना ये कारवां आगे नहीं बढ़ सकती। जी, प्रोफेसर हेमलता, मैं आपसे इस पे ब्रीफली चाहूंगी उत्तर कि अभी हमने बात की कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कई तमाम रैलियां हो रही हैं, बहुत तरह के आयोजन हो रहे हैं उनके नाम पर, तो इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन एक डिबेट भी ये है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनवाई जा रही हैं और बहुत सारे गाने आ गए हैं, बहुत सारी फिल्में आ गई हैं, हमारे बीच में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप को अम्बेडकराइट कलाकार के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तबका ये कहता है, कलाकारों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा मूर्तियां बनवाई जा रही हैं या और भी तरह के उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए चीजें करवाई जा रही हैं, तो एक तबका ये कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर खुद हीरो वर्शिपिंग के खिलाफ थे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए और इससे स्टेट का पैसा बर्बाद हो रहा है। पर दूसरा तबका ये कह रहा है कि ये तो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इस पूरे द्वंद को आप कैसे देखती हैं? और डॉक्टर अंबेडकर होते तो इन सारी चीजों को वो कैसे लेते? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तो एकाध किसी जगह पर लिखा भी है कि मूर्ति जैसी चीज़ों का वो विरोध करते हैं, इसके बदले वो लाइब्रेरीज बनाना चाहते हैं। ये जितने भी विहार थे, बौद्ध विहार जितने भी थे, आप तक्षशिला, नालंदा, चाहे जिसका नाम ले लीजिए, यहाँ अध्ययन हुआ करते थे। ये भी डॉक्टर अंबेडकर को प्रेरणा बिंदु लगता रहा है। दूसरी बात, हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल्स के लिए विचार की ज़रूरत है। वो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक आइडियल उसके सामने चाहिए, तो वो उस तरह से भी देखता है, तो मैं उसको भी बुरा नहीं कहूँगी। और डॉक्टर अंबेडकर की यही तो एक्सेप्टेंस है कि एक तरफ तो उनकी यहाँ मूर्तियाँ लग रही है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसको भी तो हम नहीं भूल सकते हैं। मतलब बाबा साहब भारत रत्न को काफी पीछे छोड़कर विश्व रत्न के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। ये बाबा साहब का चेहरा नहीं था, ये बाबा साहब के विचार हैं, वो संवेदना है जो हर किसी को जाकर के टच करता है, हर उस व्यक्ति को जिसको भी अपनी अस्मिता पर खतरा दिखाई देता है। अब बाबा साहब की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केवल आज के कलाकार नहीं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो पालना गीत हैं बाबा साहब के लिए, तरह तरह के पालना गीत हैं। बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को झुलाने के लिए जो पहला झूले में डालते हैं उसके लिए पालने गीत हैं। भीम गीत, जी, भीम गीत अलग चीज है, पालना गीत अलग चीज है, है ना? तो क्या भीम गीत आपको वैचारिकता देते हैं। ओके। और पालना गीत लोरी है। ओके। लोरी के माध्यम से माएं अंबेडकर के कामों को बच्चे के कानों में डाल रही हैं। अच्छा।
तो ये जो मतलब कि विचार हैं उनके, ये जो संवेदना है उनकी, ये जो मतलब आप देखिए कि हम आप जो यहाँ पर खड़े हैं ना, ये केवल और केवल 70-80 सालों का परिणाम है। राइट। इसके पहले 1950 के पहले हमारी क्या स्थितियां थी, हम केवल यदि स्त्री होने के नाते ही देखना शुरू करें तो पता चल जाएगा। जी, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ फोटोज का डिस्कशन कर लेंगे। प्रोफेसर हरीश, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, मैं भी जेएनयू की स्टूडेंट रही हूँ। 10 साल पहले वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ जहाँ से मैंने बचपन में जो नेशनलिज्म की परिभाषा और नेशन की जो परिभाषा पढ़ी थी स्कूलों में कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहे हैं और सेम फीलिंग रखते हैं एक अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए या किसी भी देश के लिए, तो हम लोग एक देश के नागरिक हैं। लेकिन 10 साल पहले एक वहां पे इंसिडेंस हुआ जिसमें वहां के कुछ छात्र नेता गिरफ्तार हुए और उसके बाद वो दौर था जब सोशल मीडिया उभर भी रहा था। उसके बाद मैंने एक नई तरह की डेफिनेशन नेशनलिज्म की सोशल मीडिया पर देखी और उसका डिस्कोर्स हमें पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है। तो डॉक्टर अंबेडकर नेशन और नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचते थे और आप करंट सिनेरियो से आप इसे कैसे जोड़ के देखते हैं? तो जिसको हम लोग वो अगर जो भारत का संविधान है और उसका जो प्रियम्बल है वही बाबा साहब का नेशनलिज्म है कि सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फैटर्निटी, इक्वालिटी फॉर ऑल, ये जो कॉल है उसी के आधार पर देश की नींव रखी जानी चाहिए और उसी के आधार पर देश बनना चाहिए। उसके अलावा जो इन जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स कहते हैं, इसके खिलाफ जो भी व्यवस्था आ रही है उसको हम लोग एंटी नेशनल कहेंगे। तो जाति का सवाल बाबा साहब के लिए हमेशा एंटी नेशनल क्वेश्चन था क्योंकि वो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करती है और असमानताएं घटित करती है। तो इसलिए जो बाबा साहब का जो नेशनलिज्म है वो संविधान पूरक है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहते हैं। कि अगर इसके खिलाफ और कुछ होता है जिसमें संविधान में जो हक यहाँ के गरीबों को, यहाँ के पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को दिए गए हैं, अगर उसका हनन हो रहा है तो हर चीज एंटी नेशनल है। और इसीलिए सिर्फ कल्चरल नेशनलिज्म जो आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि एक खास धर्म के आधार पर नेशनलिज्म को बोलना जिसमें व्यक्ति गायब है, जहाँ जिसमें गरीब और पिछड़ा गायब है, ये बाबा साहब का नेशनलिज्म नहीं हो सकता है। अधिकार निहित जो व्यक्ति है, जो अपने अधिकारों के लिए, मानवीय हकों के लिए, मनुष्य बनने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और उसके जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे और राज्य जो है उसको लगातार बदलता रहे, ये कोशिश बाबा साहब के नेशनलिज्म की कोशिश है। और जो आज की तारीख में हम लोग नेशनलिज्म देखते हैं, जिसको हम लोग कल्चरल नेशनलिज्म की रूपरेखा में देखते हैं, इसमें धर्म और संप्रदाय ये मुख्य हो जाता है, वो बाबा साहब का नेशनलिज्म नहीं हो सकता। जी, प्रोफेसर हेमलता, यहाँ पे हम रमाबाई को देख पा रहे हैं जो कि बाबा साहब की पहली पत्नी थी। तो ऐसा आरोप है और बहुत सारी स्टडीज भी इस बात का दावा करती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पे अब अच्छा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाने में या बाबा साहेब बनाने में रमाबाई का बहुत योगदान था, जो कि इतिहास में भुला दिया गया है। तो बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रमाबाई की है। तो आप क्या कहेंगे इस फोटो पे? पहले इस फोटो पे बात कर लेते हैं और फिर रमाबाई पे थोड़ी सी आप डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इस तस्वीर में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, भतीजे हैं, उनका प्रिय कुत्ता भी है, टॉबी जी, है ना जी। और रमाबाई के साथ कितनी संतानें पैदा हुई हैं डॉक्टर अंबेडकर की? 4 मेरे हिसाब से। और उनमें से एक रह गई, बाकी की डेथ हो गई। बाबा साहब अपनी संतानों के मतलब ये भी है कि उनको हजारों संतानों की चिंता है। वो अपनी मातृ संतान की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो उनकी चिंता के लिए गोलमेज सम्मेलन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो ढाढ़स बधाते हैं रमाबाई को। रमा की जब तबीयत खराब होती है, अच्छा उनका बेटा जब मरता है तो बाबा साहब बहुत रोते हैं। तो उससे बहुत प्रेम करते थे और उसकी मौत ने उनको हिला दिया था। वो बहुत रोते हैं उसके लिए।
और फिर उसके बाद वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, उधर रमाबाई भी खाना पीना छोड़ देती हैं। रमाबाई की भी तबीयत खराब हो जाती है, शायद टीबी हो जाती है उनको, और उनकी जब अकाल मृत्यु होती है तो बाबा साहब फूट फूट के उनके साथ भी रोते हैं जी, है ना, वो फूट फूट करके उसको रोते हैं। वो रामू कहा करते थे अपनी वाइफ को प्यार से। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कोर्स की तरफ लेकर के जा रही हूँ कि आखिर दलित समाज में दलित स्त्रीवाद भी क्यों पैदा हुआ, है ना। तो बाबा साहब भी अपने तमाम चिंताओं के बाद भी अपने समाज की उपज थे, और उनके पास दो तरह की चीजें थी, या तो मेरा परिवार या तो पूरा का पूरा समाज। तो निश्चित तौर पर वो उस तरह का समय तो नहीं ही गुजार पा रहे थे। उनकी एजुकेशन भी थी, उनके सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी थी, तो रामू के साथ वो उस तरह का समय नहीं गुजार सके थे जिस तरह से हम आज एक एकल परिवार को देख पाते हैं। पर उनके पत्रों से, जो लंदन से रहते हुए वो यहाँ लिखते हैं, उनसे पता चलता है कि वो किस तरह की चिंताएं रामू की लगातार कर रहे हैं। जी, ये कुछ उनके द्वारा पत्रिकाओं को स्टार्ट किया गया है। एक बार आप बता दें प्रोफेसर हेमलता कि पत्रकारिता क्यों इम्पोर्टेंट था डॉक्टर अंबेडकर के लिए? इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनकी बातों को वो पैसे दे करके भी छपवाना चाह रहे थे, केसरी में छपवाना चाह रहे थे, तो भी नहीं हो पाया था। तब उन्हें लगा कि मुझे अपनी बातों को कहने के लिए कोई जगह चाहिए। बहुत संघर्ष किया उन्होंने इस पत्रकारिता के लिए, और चाहे वो बहिष्कृत भारत हो, जनता हो, मूक नायक हो, इन सभी पत्रिकाओं के जो संपादकीय हैं वो बहुत गंभीर चीजें हैं। वो उस पूरे बनते हुए डॉक्टर अंबेडकर को बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या सोच रहे थे। उसके अलावा वो अपने लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे। मतलब मैं आपसे ये बताऊं कि ये एक किताब है मेरे हाथ में, विदर्भ, इसको ऐसे आप दिखा है ना, ये एक किताब है विदर्भ के दलित आंदोलन का इतिहास है। ये किसे लिखा है मैम वो भी बता दीजिए। ये एच.एल. कोसारे ने लिखा हुआ, ये मराठी की किताब है। तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे उल्लेख आए हैं जहां जहां वो आंदोलन कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, तो उन सभाओं में कौन सा भाषण दे रहे हैं, वो भाषण कैसे पहुंचेगा लोगों तक। उस भाषण को कोई भी अखबार छापने के लिए तैयार नहीं है। तो इन अखबारों के माध्यम से, इन पर्चों के माध्यम से, हैंडबिल्स के माध्यम से लोगों तक इनकी आवाज जा रही थी। इसके लिए लोग प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बाबा साहब का कोई ये मैसेज देने का तरीका था। मैं बस लास्ट सवाल लेना चाहूंगी आप लोगों से कि हमने उनके सोशल जस्टिस की साइड को कवर किया, पर अंबेडकर एज एन इकोनॉमिस्ट, उन पे आप लोग को क्या कहना है? क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर का जब भी नाम लिया जाता है, मेरा भी जो शुरुआती दौर में जो इंट्रोडक्शन हुआ है एज ए सोशल रिफॉर्मर के तौर पे हुआ है, तो अर्थशास्त्री के रूप में आप डॉक्टर अंबेडकर को कैसे देखते हैं? तो आप देखेंगे कि जो उनकी पढ़ाई है, चाहे वो लंदन में हो या अमेरिका में हो, और वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही रही है। और माना जाता था कि जो उनकी पीएचडी हुई है कोलंबिया में, उसके आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो ऑफकोर्स अंबेडकर समझते थे कि किस तरह की आर्थिक नीतियाँ इस देश के लिए जरूरी है, और जो लोग जो बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं उनको कई बार डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं अंबेडकर समझते थे कि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था हो वो सोशलिज्म से निहित हो, जहाँ पर राज्य की बड़ी भूमिका हो लोगों तक जन कल्याण योजनाएं पहुँचाने का। तो कहीं ना कहीं अगर राज्य का जो सोशलिस्ट मापदंड है वो बाबा साहब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये ऑफकोर्स वेलफेयर इकोनॉमी कहिए या वेलफेयरिज्म से रिलेटेड
इश्यूज कहिए, उसमें बाबा साहब लगातार बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट टिल्टेड स्टेट ये होना बाबा साहब के लिए उस वक्त सबसे ज़रूरी था। और ये दुनिया में उस वक्त सबसे बड़ी हवा सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की थी। बाबा साहब उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे और मानते थे कि देश के अंदर ऑफ कोर्स जो नया बदलाव आएगा उसमें सोशलिज्म इम्पोर्टेंट एक रास्ता है। जी। एक और छोटी सी बात, ये तो हमने इनके उस पक्ष को जाना जो सामाजिक पक्ष है। जी जी। केवल इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डॉक्टर अंबेडकर के साथ है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे पाठक भी थे, वायलिनिस्ट थे, अच्छा, तबला बजाते थे। अच्छा अच्छा। गाना उनको नहीं आता था, पर वो बहुत प्रसन्न जब हुआ करते थे तो एक शारदा संगीत नाम का नाटक उस वक्त होता था, उसका गाना वो अपने बेसुरे बेताले स्वर में गाया करते थे। मतलब अपने भीतर पूरे रस संसार को भी वो जी रहे थे। हम केवल उनके एकेडमिक एस्पेक्ट को ही देखते हैं, एक व्यक्ति भीतर से कैसा है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। तो आज की मास्टर क्लास में हमने डॉक्टर अंबेडकर के उन अनछुए पहलुओं को छुआ जो शायद मेन स्ट्रीम में नहीं था। तो हमने डॉक्टर को एज एन इकोनॉमिस्ट डिस्कस किया। प्रोफेसर हेमलता ने बताया कि उन्हें संगीत में भी रुचि थी, पारिवारिक तौर पर उनके क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, देश के तौर पर उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, और इन सब के बावजूद भी उन्होंने देश को एक संविधान दिया और उस संविधान में एक समता का भाव दिया कि हम सभी इक्वल हैं, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर से आते हो, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से आते हो, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर एक ही रूल और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। इन तमाम मुद्दों में से, इन तमाम कहानियों और किस्सों में से आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का कौन सा किस्सा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रितु, कैमरे के पीछे थे आलिश, अमितेश, योगेश। देखते रहिए दिल अनल टॉप।